हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका कलाम एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्त, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ के एनसीईआरटी। ठीक है, उसमें हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, इतिहास। तो दोस्त, क्लास सेवन में ना इतिहास के टोटल 1 से लेके 8 तक चैप्टर है और इन सारे चैप्टरों से मुख्य मुख्य ऑब्जेक्टिव जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे बीपीएससी करते हो, बिहार दरोगा करते हो, या टीआरई का करते हो, या बिहार पुलिस की तैयारी करते हो ठीक है, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें जीके जैसे क्वेश्चन आता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे क्लास सेवन का। ठीक है, कल 8 का पढ़ेंगे, उसके बाद 9th का पढ़ेंगे, उसके बाद 10th का पढ़ेंगे, फिर 11th 12th तक पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे ही ये जब हिस्ट्री खत्म होगा तो फिर भूगोल पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम लोग 6 क्लास का पढ़े हैं, आज 7 क्लास का पढ़ रहे हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। दोस्त, 1 नंबर क्या प्रश्न है? 1 नंबर बोल रहा है 14वीं शताब्दी में इतिहास के जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा था? तो जियाउद्दीन जो बर्नी था, उसने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा था? दोस्त, इसने पहला कहने का मतलब क्या है कि इसने दूसरे वृत्तांत में लिखा था। तो जो पहला वृत्तांत लिखा था वो 1356 में लिखा था। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत, पहला कहने का मतलब क्या है, इसने दूसरा भी लिखा होगा। तो जियाउद्दीन बर्नी ने ना अपना पहला वृत्तांत 1356 में लिखा, और दूसरा वृत्तांत इसके 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 1358 में लिखा। तो बोल रहे हैं पहला वृत्तांत कब लिखा? तो 1356 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो दोस्त, मध्यकाल क्या है? तो मध्यकाल ना, जैसे कि 700 ईस्वी से लेकर के 750। ठीक है, 707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, और उसके बाद बक्सर का बाद में 764 ईस्वी में 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। उस समय से अंग्रेज अधिकतर भाग में भारत के क्या कब्जा कर लेते हैं। तो मतलब मानते हैं कि 700 से लेकर 750 ईस्वी तक क्या था, तो मध्यकाल था। तो ये पूछ रहा है कि मध्यकाल में जो ना रहट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रहट, तो रहट न सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है मध्यकाल में। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो क्या है तीसरा क्वेश्चन, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो दोस्त, जातक कथन बौद्धों से संबंधित है। उनका एक ग्रंथ होता है त्रिपिटक, और त्रिपिटक के अंतर्गत ना 3 ग्रंथ आते हैं। कौन कौन? विनय पिटक, सुत पिटक, ठीक है, और अभिधम पिटक। तो ये जो 3 ग्रंथ है ना, सुत पिटक के अंतर्गत एक आता है खुंदक निकाय, उसी का एक भाग, उसी में संकलित है क्या, जातक कथाएं। तो ये सब किससे संबंधित है? बौद्ध से। तो अब मतलब श्योरली लिखा किसने होगा इसको? तो बौद्ध अनुयायियों ने लिखा होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध अनुयायियों ने। चौथा देखते हैं, चौथा प्रश्न क्या है? तो चौथा बोल रहा है कि अब दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को, ठीक है, बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें वेल्लाह कहा जाता था। ये वेल्लाह कौन थे? तो दक्षिण भारत के बड़ी भूस्वामी थे। ठीक है, बड़े जमींदार लोग को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता था? वेल्लाह। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, देखते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या है। तो 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? अब उस त्रिकोणात्मक संघर्ष क्या था? तो एक कन्नौज जगह था। ठीक है, उस समय कन्नौज पर ना नियंत्रण के लिए, इस पर नियंत्रण के लिए 3 सेनाएं, 3 वंश की सेनाएं, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, ये तीनों सेनाएं ना संघर्ष करती थी। किस लिए? कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। लेकिन उसमें चोल नहीं था। तो ये पूछ रहा है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। तो हिस्सा कौन नहीं था? चोल नहीं था। तो राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चोल हो जाएगा। ठीक है, आगे पूछ रहा है, दक्कन के राष्ट्रकूट किन की सामंत थे? तो दक्कन के जो राष्ट्रकूट थे ना, वो किसके सामंत थे? सामंत थे। तो वो सामंत थे कर्नाटक के चालुक्यों के। ठीक है, कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। आगे देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है, गंगकोड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक द्वारा किया गया? तो इसकी स्थापना किस चोल शासक ने की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने की थी। किसने? राजेंद्र प्रथम ने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या है। 8 नंबर प्रश्न है, चोल काल में के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। ठीक है, नीचे दिए गए कथन पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन कथन सत्य है ये बताना है। तो बोल रहा है, चोल काल में किसानों की बस्तियों को ऊर कहा जाता था, जो सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। तो ये सही है। उस समय ना किसानों की जो बस्तियां थी उन्हें ऊर ही कहा जाता था। ठीक है, गाँव के समूहों को नाडू कहते थे। गाँव के समूहों को नाडू कहते थे। ग्राम परिषद तथा नाडु न्याय करने और कर वसूलने का प्रशासनिक कार्य संभालते थे। ठीक है, तो चोल वंश में नाडु का कार्य क्या था? तो वो ग्राम परिषद तथा न्याय करने और कर वसूलने का
काम करते थे, ठीक है, नाडू लोग। तो ये भी सही है। तो बोल रहा है सत्य कथन मिलाना है तो सत्य 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि पल्लवों के काल में, ठीक है, नगरम, नगरम क्या है? तो पल्लवों के काल में नगरम किसे कहते थे ये पूछ रहा है। तो दोस्त उस समय ना व्यापारी जो लोग थे और कुछ मजबूत व्यापारी लोग थे। तो मजबूत व्यापारियों ने ना जो पल्लव के वंश में एक अपना संगठन बना लिया। तो मजबूत व्यापारियों के एक संगठन को, मतलब क्या, व्यापारियों बड़े नगरों को कहा जाता है नहीं, मजबूत व्यापार के संगठनों को कहा जाता है। व्यापारिक नगरों को उनको भी नहीं कहा जाता था। किन कहा जाता था? व्यापारियों की संगठन को। कैसे संगठन को? तो मजबूत संगठन को क्या कहते थे? नगरम कहते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न। बोल रहे हैं पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल नहीं है? तो पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में कहने का मतलब है कि जैसे हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है तो किन किन स्रोतों से मिलता है? तो हमें उसके माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से भी पता चलता है। अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे। मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं, जानवरों की हड्डियाँ भी मिलती हैं, ठीक है। जैसे छपरा से सिंह के हिरन के सिंह का हथियार मिला था। तो जानवरों की हड्डियाँ भी मिलती हैं, ठीक है। धातु भी मिलते हैं, औजार भी मिलते हैं और आभूषण भी मिलते हैं। तो इसमें 1 से लेकर 5 तक सभी हैं। तो सभी जिस ऑप्शन में होगा ना वो हमारा सही हो जाएगा, मतलब सी राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तान में किसके बराबर थी? तो मुगल ना अपने सेना में जागीर देते थे। वैसे ही दिल्ली सल्तनत में जो सेना उनके यहाँ काम करती थी उन्हें कुछ भूमि का टुकड़ा देते थे जिससे वो अपना लालन पालन अपने परिवार को खाना पीना दे सके। तो भूमि को टुकड़ा को क्या कहता था? एकता प्रथा कहा जाता था, ठीक है। तो मुगल में जो जागीरें थी ना उस दिल्ली सल्तनत में क्या एकता के बराबर थी, ठीक है। आगे है मध्यकाल में रानी दिद्धा किस क्षेत्र की शासिका थी? तो ये कश्मीर की शासिका थी। किस क्षेत्र की शासिका थी? कश्मीर की शासिका थी, देखिए। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? तो दिल्ली सल्तनत में जो कृषि पर कर लगता था ना उसको हम कहते थे खराज। क्या? खराज। और जजिया क्या था? तो जजिया ना गैर मुसलमानों से लिखा जाता था। और खराज क्या था? तो दिल्ली पर लगने वाले कृषि पर कर को खराज कहा जाता था। याद रखेंगे, क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है, ठीक है। आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न क्या है? बोल रहा है दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो मंगोलों का आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आए थे, ठीक है। अब बोल रहा है 15 नंबर प्रश्न, सूर्यवंश ने दिल्ली पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो दो सूर्यवंश ना बिलग्राम का युद्ध हुआ था कितना 1540 में। उस समय हुमायूं को शेरशाह सूरी ने मारकर भारत से बाहर कर दिया था, ठीक है। और मुगलों को पूरा भारत से साफ कर दिया था। तो 1540 से लेकर 1540 में फिर शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश की स्थापना की और दिल्ली पे 1540 से लेकर 1555 तक सूर्यवंश का शासन रहता है, ठीक है। 55 के लास्ट में फिर मुगल ने वापस लौट के आते हैं और फिर अपनी सत्ता, खोई हुई सत्ता वापस लेते हैं, ठीक है। तो फिर 56 में क्या वो शासक बनता है क्या? अकबर। तो मतलब मान लेते हैं कि 40 से लेकर 55 तक किनका शासन था? सूर्यवंश का शासन था। 40 से लेकर 55 तक टोटल 15 साल होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन 15 हो जाएगा। ये सूर्यवंश का शासन था, ठीक है। आगे 16 नंबर प्रश्न है, बोल रहे हैं क्या? मिलान करें मुगल बादशाह और उनके वर्ष दिए गए हैं, उनके शासनकाल दिए गए हैं, उसमें क्या करना है? तो उसको मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान करते हैं। बोला है फर्रुखशियर। फर्रुखशियर का शासनकाल कब था? तो फर्रुखशियर का शासनकाल था 1713 से लेकर 1719 तक। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल कब था? तो 1754 से लेकर 1759 तक। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल कब था? 1759 से लेकर 1806 तक, ठीक है। अहमद शाह का शासनकाल कब था? तो 1748 से लेकर 1754 तक है, ठीक है। तो ये रहा सही मिलान, ठीक है। याद कर लेंगे इसे क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, शासनकाल को मिलान करना होता है, ठीक है। आगे है मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र में सुविधाएं दी गई थी? तो जो राजा जयसिंह थे ना उन्हें मालवा का क्षेत्र दिया गया था, ठीक है, कि मालवा के क्षेत्र में ये सुविधाएं करते थे। आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न, सिख के जो जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना थी, ठीक है। सिख ना दो गुटों में थे, एक जत्थो और एक मिसलो। तो इसके संयुक्त सेना को हम दल खालसा कहते हैं। दल खालसा क्या है पूछ सकते हैं ऐसे ही प्रश्न। तो जत्थो और मिसलो की संयुक्त सेना को दल खालसा कहते हैं, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न जो है वो है सिक्कों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए दिया जाता था? तो उपज का ना 20% हिस्सा संरक्षण के लिए दिया जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है?
मुगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। माता की ओर से तुर्की शासन तैमूर लंग का था? नहीं दोस्त, ठीक है। मुगल जो थे ना अपनी माता की तरफ से ये चंगेज खां यानी मंगोल मंगोल की तरफ से इनकी माता थी, और पिता जो थे ना वो थे तैमूर वंश की तरफ से, ठीक है। और दोनों एक समय के बड़े मतलब महान वंशजों में, महान शासक वंशजों में आते हैं, ठीक है। तो उस तरफ से, और दोनों की ये इनके माता जी जो थी वो मंगोल वंश की तरफ से थी, और पिता तैमूर के वंशज थे, ठीक है। और दोनों की शादी हुई थी, फिर मंगोल के वंशज बने। तो वही पूछ रहा है, क्या माता की ओर से तुर्की के शासक तैमूर वंश के शासक थे? नहीं, माता मंगोलों के थी, ये भी गलत है। और पिता चंगेज खां मंगोल थे? नहीं, मंगोलों की तरफ से नहीं, पिता थे वो थे तैमूर के वंशज से, ठीक है। तो ये भी गलत है। मतलब पूछ रहा है कि सही कौन है, और गलत सही तो कोई नहीं है, दोनों गलत है। तो न तो ए और न ही बी होगा इसका आंसर, ठीक है। न तो ए और न बी, मतलब डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में तोपों का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में किया गया था, ये बताना है। तो भारत में ना तोपों का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में किया गया था? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में। अब दोस्त ये युद्ध किन के बीच हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था ना 1526 में। बाबर आया था, ठीक है। और बाबर आया और इब्राहिम लोदी, उस समय लोदी वंश का शासक था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, दिल्ली में। तो इब्राहिम लोदी जो था ना उसी को हराया, और उसी समय उसने तोप लाया था। इसकी सेना बहुत कम थी, 10 से 12 हज़ार, और इसके पास 1.5 लाख की सेना थी, फिर भी इसे हरा दिया। क्यों? क्योंकि तोप थे इसके पास। जब तोप चलते थे ना तो हाथी पगलाए जाते थे, और हाथी पगला के अपने ही शिरा के सैनिकों को कुचल देते थे। इस वजह से लोदी को हारना पड़ा, और बाबर बिल्कुल अच्छी तरीके से जीत गया था, ठीक है। तो तोपों का प्रयोग पहली बार कब हुआ? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में हुआ था। अब बोल रहे हैं मानसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो बोल रहे हैं मुगलों के नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। जी हाँ, मुगलों के नौकरशाह ही मनसबदार कहलाते थे, ठीक है। अब इनके पद वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर की जाती थी। जी दोस्त, अब जात क्या है? तो जैसे किसी के 500 गाँव मनसबदार में है, ठीक है, और 500 सैनिक है, और किसी के पास 1000 सैनिक है, तो जिसके पास जितनी अधिक सैनिक होगी ना उसका पद उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। और जिसके कम सैनिक होंगे ना उसके पद उतना ही छोटा होगा। तो वही था कि जो जातों की संख्या थी ना उससे उसका जात और पद निर्धारण हो रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं, तो मतलब इसके अनुसार ये भी सही है। तो बोल रहे हैं सत्य कथन की पहचान करें। तो सत्य तो 1 और 2 दोनों है, तो हम लगाएंगे आंसर क्या? ऑप्शन सी। क्या? सत्य 1 और 2 दोनों है। आगे बोल रहा है 23 नंबर प्रश्न क्या है कि मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है। मतलब सत्य कौन है मनसबदारी के संबंध में, ये बताना है हमें, ठीक है। तो देखते हैं कौन सत्य है। बोल रहा है कि अकबर की जागीरों का सही आकलन कर मनसबदारों में वितरित किया। अकबर ने जागीरों का सही आकलन कर मनसबदारों में वितरित किया। जी हाँ, मनसबदारों में वितरित किया था। औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या अत्यधिक वृद्धि हुई। जी हाँ दोस्त, औरंगजेब के शासनकाल में ना मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, और अत्यधिक जो मनसबदार थे ना वो हिंदू ही थे, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में अत्यधिक मनसबदार हिंदू थे? तो वो औरंगजेब था। तो इस अनुसार हमारा ए भी सही है, 2 भी सही है, मतलब 1 2 दोनों सही है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, मुगलों की राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो मुगल जो राजस्व प्राप्त करते थे ना उस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था, ठीक है। अकबरनामा किसने लिखा? तो दोस्त अकबरनामा ना लिखा था कौन? इसका एक दोस्त था और करीबी मित्र बोल सकते हैं, अबुल फजल, उसने ही लिखा था क्या? अकबरनामा। और इसको 3 पार्ट में लिखा। पहले पार्ट में लिखा इनके मतलब अगली पीढ़ी को, इनके खानदान के बारे में कि इनकी अगली पीढ़ी कौन कौन शासन की है। दूसरे पार्ट में लिखा कि अकबर शासन के बारे में। और तीसरे पार्ट में लिखा अकबर के क्या बोलते हैं उसको, अनुशासन, शासन व्यवस्था, राज व्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने पूरे अकबरनामा को 3 भागों में लिखा था, और किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। आगे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न क्या है, 26 नंबर होगा ना, हाँ 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? तो दोस्त ये बताना है कि अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? तो 1886 में जीता था। और अकबर ने बिहार को कब जीता था? तो 1576 में जीता था, ठीक है। 1576 में बिहार को। 13वीं और 14वीं शताब्दी के समय खोखर जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो खोखर जनजाति थी ना दोस्त वो पंजाब क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। किस क्षेत्र से? पंजाब क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न क्या है, अकबर के प्रसिद्ध सेनापति जो मान सिंह ने 1591 में किस जनजाति के लोगों पर हमला कर दिया था? तो मान सिंह जो था ना वो अकबर का सेनापति था, और उसने 1591 में एक जनजाति पे आक्रमण किया। उस जनजाति का नाम क्या है? चेरो जनजाति, ठीक है, चेरो जनजाति।
तो यही चेरो जनजाति ना आज के टाइम में जो बिहार और झारखंड है इसी इलाके में रहते थे, ठीक है। और मतलब इन्हीं चेरो जनजाति से संथाल भी बने और भील भी बने, ठीक है। संथाल बने, तो ये इनकी जनजाति कुछ झारखंड में भी रहती है, उड़ीसा में भी रहती है, बिहार में भी रहती है। तो इन्हीं जनजातियों पर 1591 में राजा मान सिंह ने आक्रमण कर दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, मध्यकाल में जातियों की संख्या, जो मध्यकाल में जातियों की संख्या बढ़ने के क्या कारण थे। तो दोस्तों मध्यकाल में ना जातियों की संख्या एक कारण ये भी माना जाता है, जैसे कि प्राचीन काल थी, प्राचीन काल से मध्यकाल में आए लोग, तो क्या हुआ ना कि कामों की संख्या बढ़ती गई, अधिकतर अधिक अधिक टाइप के काम चाहिए था, तो कामों के अनुसार लोगों के वर्ण व्यवस्थित हो गए। तो इस अनुसार जातियों की संख्या कामों के अनुसार भी बढ़ी, क्योंकि कामों की संख्या बढ़ी, लोग वही थे, तो जो अलग अलग लोग अलग अलग काम करते थे उन्हें अलग अलग वर्ण में अलग अलग जातियों में रखा गया, ठीक है। तो इसके अनुसार हम पढ़ते हैं 29 नंबर कि इसका आंसर क्या होगा, था जातियों और अन्य सामाजिक समूहों की जाति व्यवस्था में शामिल होने के कारण, ये भी सही है, एक कारण इसका भी ये भी था। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लुहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को जातियों के रूप में मान्यता दी गई। जी हाँ, इनको मान्यता दी गई क्योंकि काम की जरूरत थी, और जो 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 काम करता था उसी को उसी वर्ग में रख दिया गया, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है, ब्राह्मणों द्वारा नए जातियों को उद्भव का विरोध किया गया। नहीं, ये ब्राह्मण जो थे ना विरोध नहीं किए थे, ठीक है। क्या किए थे, तो उन्हें मान्यताएं दी थी, विरोध नहीं किया था। ब्राह्मणों ने क्या मान्यता दी थी, इस अनुसार ये गलत हो जाएगा। तो इसमें सही बोला है ना, सत्य कथन की पहचान करें, तो सत्य 1 और 2 है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या, 1556 में आसिफ खान द्वारा गढ़ काठला पर आक्रमण का सामना किसने किया था। तो गढ़ काठला पर ना आक्रमण का सामना रानी दुर्गावती ने किया था। अब ये रानी दुर्गावती कहाँ शासन करती थी, तो गुजरात में है, ठीक है। वहीं गढ़ काठला में ये शासन करती थी, और उस पर मुगल शासक जो था आसिफ खान, इसने 1556 में आक्रमण कर दिया था। तो उस समय इसका सामना कौन कर रही थी, रानी दुर्गावती कर रही थी, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें, ठीक है। तो नयनार शिव संत थे, तो नयनार बोल रहा है कि शिव संत थे, ये बताना है। तो नयनार शिव संत थे, ठीक है, ये शिव संत थे। अलवार वैष्णव संत थे, जी हाँ, अलवार वैष्णव संत थे, ठीक है। ये संत अस्पृश्य सामंत समझे जाने वाले सुपैल पुलैया और पन्नार जातियों के लोग थे। तो नहीं, ये सिर्फ मतलब केवल केवल दिया है ना, इसलिए ये गलत है। केवल पुलैया और पनार जातियों के लोग नहीं थे, ये विभिन्न जातियों के समूहों के लोगों से नयनार और अलवार बना था, ठीक है। तो ये जो संत थे विभिन्न जातियों से आते थे, सिर्फ इन्हीं 2 जातियों से नहीं आते थे, इसलिए ये क्या है, गलत है। तो बोल रहा है सत्य कथन की पहचान करें, ठीक है। तो 1 और 2 सही है, ठीक है, 1 और 2 सही है। आगे है 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पुहार पांड्यों का बंदरगाह था। नहीं, पुहार पांड्यों का बंदरगाह नहीं था, ठीक है। मदुरई चोलों का बंदरगाह था। तो नहीं, ये भी गलत दिया है दोस्त, ये दोनों ना उल्टा दे दिया है। तो पांड्यों का बंदरगाह क्या था, मदुरई था, और चोलों का बंदरगाह क्या था, पुहार था, ठीक है। तो चोलों का बंदरगाह को पुहार कहते थे, और पांड्यों के बंदरगाह को क्या कहते थे, मदुरई कहते थे। दोनों अपोजिट है, इसलिए दोनों गलत है। तो पूछ रहा है क्या, नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। तो सही तो कोई नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए दोस्त, दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 33 नंबर प्रश्न है, ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है क्या, शंकर का जन्म 18वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। तो नहीं, इनका जन्म तमिलनाडु में नहीं हुआ था, केरल में हुआ था, ठीक है। ये अद्वैतवाद के समर्थक थे, जी हाँ। उन्होंने जगत को मिथ्या कहा। हाँ, उन्होंने कहा कि जगत, ये जो दुनिया है ना, मिथ्या है, झूठा है, और माया जाल है, इस माया जाल में ना फंसे, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने के उपदेश दिए, जी हाँ। दार्शनिक शंकर जो थे बोलते थे कि अगर आपको मोक्ष चाहिए ना, तो आप ज्ञान के मार्ग पे जाएं, इस झूठी दुनिया और इस माया के चक्कर में ना पड़े, फिर आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उनका कहना ये भी सही था। तो गलत कौन है, सिर्फ 1 है, और सही कौन है, 2, 3, 4 है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो बोल रहा है इसमें सत्य कथन की पहचान करें, तो सत्य कथन कौन है, 2, 3, 4 था, तो 2, 3, 4 इसमें है, तो हमारा बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बोल रहा है वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। तो ये वीर शैव जो ना आंदोलन थे वो कर्नाटक में प्रारंभ हुए, कहाँ, कर्नाटक में, ठीक है। तो ऑप्शन बी प्रश्न है वो है 35 नंबर। 35 नंबर क्या होता है, महात्मा गांधी का प्रिय भजन क्या था। तो प्रिय भजन था, वैष्णो जन तो तेरे कहिए पीर पराई जायरे। किसने लिखा था, तो इसको लिखा था नरसिंह मेहता ने। कौन लिखे थे इसको, नरसिंह मेहता ने लिखा था, ठीक है। आगे देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। बोल रहा है प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र से लोग, ये जो नाथ पंथ थे ना, जो नाथ पंथ वो कहाँ प्रसिद्ध थे, तो उत्तरी क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ठीक है। किस क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। आगे है मीराबाई के बारे में। दोस्तों मीराबाई किसकी अनुयायी थी, तो रविदास की अनुयायी थी, ठीक है। और मीराबाई किसकी भक्ति में लीन रहती थी, तो कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी, ठीक है। लोग ये बोलती थी कि स्त्रियाँ
अपने पति को ही देवता मानती है, मैंने देवता को ही पति मान लिया, इसलिए वो श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। ठीक है, तो मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो रविदास की शिष्या थी। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक, तो बोल रहा है वेटी एक प्रकार का, तो वेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। नहीं, इसे नगद में नहीं संग्रहित किया जाता। ठीक है, किस्तों में लिया जाता था। ठीक है, तो नगद में नहीं लिया जाता, इसलिए ये गलत है। बोल रहा है कदमई एक भू राजस्व था। तो कदमई ना चोलों के कालों में एक भू राजस्व ही था, तो इसलिए ये सही है। तो बोल रहा है क्या, नीचे दिए कूट में सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प कौन हो जाएगा? तो सही विकल्प तो सिर्फ दो है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। बोल रहा है कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कबीर का जन्म ना जुलाहा परिवार में हुआ था। ठीक है, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक ने की थी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो पाक में हुआ था, पाकिस्तान में। पाकिस्तान की एक जगह है, पाकिस्तान की जगह तलवंडी है, उसी में कब हुआ था? तो 1469 में हो गया था इनका जन्म। ठीक है, आगे देखते हैं कितना 41 नंबर प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों की कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, तो ईद सिंह जो आया था ना वो 650 के टाइम में आया था। ठीक है, वेन सॉन्ग जो आया था ना, वेन सॉन्ग ये 622 के करीब आया था, और फाहियान ना 500 कुछ ईस्वी में आया था, 525 या कुछ में। ठीक है, मतलब ये 6वीं शताब्दी में, ये दोनों 7वीं शताब्दी में आए थे। तो इस अनुसार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब सबसे पहले फाहियान आया, फिर हैन सॉन्ग आया, फिर ईद सिंह आया। तो सबसे पहले कौन आया था? फाहियान। तो फाहियान, हैन सॉन्ग और ईद सिंह, मतलब बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न है संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही नहीं है? तो व्यापारियों के सामान को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग नहीं दोस्त, केवल समुद्री मार्ग नहीं था, समुद्री प्लस स्थलीय, ठीक है, दोनों मार्ग से जाते थे, तो इसलिए ये गलत है। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। जी हाँ, ये भी सही है। ठीक है, आगे है दक्षिण भारत में रोम से व्यापार के प्रमाण के स्वरूप अनेक रोमन सिक्के भी मिले, तो ये भी सही है। तो बोल रहा था क्या, संगमकालीन में कथन सही नहीं है, तो सही तो ए नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 43 यानी 43 नंबर प्रश्न क्या है? तो 43 नंबर प्रश्न है प्रारंभिक मानव में निम्न में किस आधार पर पौधे और जानवरों का चयन किया? तो प्रारंभिक मानव, शुरुआत में मानव ने ना वैसे जानवरों की खोज की जो बीमार ना पड़े, क्योंकि उनके पास घर नहीं था, हर मौसम में क्या जगह बदलते रहते थे, कभी बाढ़ आती थी, ठंडा आता था, तो वैसे जानवरों की तलाश में थे, वो साथी रखते थे जो क्या बीमार होने की संभावना उनकी कम होती थी। ठीक है, तो ये सही है। ये बड़े दाने और मजबूत डंठल वाले पौधों का प्रयोग करते थे। हाँ, वे ऐसे पौधे लगाना चाहते थे जिनका बीज, फल और डंडे बड़े बड़े हो। ठीक है, और वैसे जानवरों को रखते थे ना जो अहिंसक जानवर हो, मतलब झगड़ा वगड़ा या काटे वाटे ना उनको, तो ऐसे ही जानवर को रखते थे। तो 3 भी सही है। तो 1 2 3 हमारा इस ऑप्शन में सी में है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। आगे देखते हैं 44 नंबर प्रश्न, भक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, भक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, श्री भगवद गीता में भक्ति का मार्ग को स्वीकार किया गया है, ये भी सही है। भक्ति का विचार धारा और बौद्ध तथा जैन पंथों में अस्वीकार किए गए, नहीं अस्वीकार नहीं, ये भी स्वीकार्य थे। ठीक है, दोनों दोनों के दोनों स्वीकार्य थे, तो ये गलत है। तो इस अनुसार बोल रहे हैं असत्य कथन की पहचान करें, तो असत्य तो केवल 3 है, तो 3 किस में है? तो डी है, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नैनार संतों की संख्या कितनी थी? तो दोस्त नैनार संतों की संख्या ना कितनी थी? 63 थी। ठीक है, और अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी। तो नैनार संत कितने थे? 63 थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है सत्य कथन की पहचान करें। आगे दिया है सत्य कथन की पहचान करें, तो बोल रहा है क्या कि रामानुजन 11वीं शताब्दी में तमिल में पैदा हुए। जी हाँ, बिल्कुल। ये नैनार संतों में प्रभावित है? नहीं, ये नैनार संतों में प्रभावित नहीं थे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ये अलवार संत थे, इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, नहीं विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या सत्य कथन? तो सत्य कथन तो केवल एक है, तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 47 नंबर, सूफी संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो जो सूफी संत थे वो मुस्लिम राष्ट्रवादी थे, तो बिल्कुल मुस्लिम लोग थे सूफी संत। आगे देखते हैं ये इस्लाम आचार संहिता को स्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति भक्ति, सभी मनुष्यों के प्रति दयाभाव रखने पर बल देते थे, ये भी सही है। उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया, ये भी सही है। ठीक है, तो इस अनुसार हमारा 1 2 3 सभी सही है, वो डी ऑप्शन में है, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 48 नंबर प्रश्न है क्या बोल रहा है 14वीं सदी की ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, इसमें बताना है सत्य कथन कौन है।
तो केरल के मलयालम में लिखी गई ये पहली पुस्तक नहीं थी, ठीक है, इससे भी पहले लिखे गए थे, तो ये इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत में नहीं किया गया था, संस्कृत में था लेकिन वहाँ की फिर देसी भाषाओं में बोलते नहीं है अपना देसी भाषा, वहाँ भी उस भाषा में भी किया गया था, तो इसलिए ये भी गलत है, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, सत्य कथन की पहचान करें और दोनों असत्य है, तो इस अनुसार हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे है 49 नंबर, बोल रहा है कथक जो है, कथक भारत के किस भाग से संबंधित है, तो उत्तर भारत से, यूपी की तरफ कथक होता है, कथक नृत्य, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है, तो बसोहली शैली ना एक लघु चित्रकला है, कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 50 तो हो गया। 51 नंबर बोल रहा है क्या, राजमंजरी की रचना किसने की थी, तो राजमंजरी ना इसकी रचना भानुदत्त ने की थी, भानुदत्त ने, किसने की थी, तो भानुदत्त ने, ठीक है। अब राजमंजरी क्या था, तो हिमाचल की तरफ जो लघु लघु चित्रकला थी ना, उसको एक बुक में संकलित किया किसने, भानुदत्त ने, जिसे क्या कहा गया, राजमंजरी, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। आगे है 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि बृहदत्त पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, इसकी रचना बंगाल में की गई, ठीक है, बृहदम की रचना बंगाल में की गई थी और इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियाँ खाने की अनुमति दी गई। जी हाँ दोस्त, इसमें ना मतलब जो शाकाहारी लोग भी थे या जो ब्राह्मण भी थे वो भी मछलियाँ खा सकते थे, किस ग्रंथ के अनुसार, किस पुराण के अनुसार, तो बृहधर्म के अनुसार, ठीक है। इसके अनुसार वहाँ के ब्राह्मण भी मछली खा सकते हैं, तो एक भी सही है, दो भी सही है, इसके अनुसार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्या है, पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था, तो पुरी में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वो किस शासक ने बनवाया था, तो गंग वंश शासक ने बनवाया था, ठीक है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश शासक ने बनवाया था। आगे जो क्वेश्चन है 54 नंबर, ठीक है, तो 54 नंबर प्रश्न क्या है, मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ ना 54 नंबर है ना, इसका मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा, ठीक है। चरण भाट किससे संबंधित है, तो दोस्त चरण भाट ना मतलब जो ये क्या है, राजपूत जो सूरवीर युद्ध में लड़ के आते थे ना, तो उनकी गाथाओं में कुछ गायन और गाथाओं का संग्रह किया गया था, वही चरण घाट था, तो इसके अनुसार राजपूत की सूर गाथाओं का गायनों, तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न है 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न में बोला गया है दोयाला या चौचाला स्थापत्य किस क्षेत्र की विशेषता है, तो ये जो है ना ये कर्नाटक नहीं बंगाल क्षेत्र की विशेषता है, क्या, दोचाला और चौचाला, ठीक है। यह स्थापत्य किस क्षेत्र की है, तो बंगाल की है। आगे देखते हैं 57 नंबर, ठीक है, 57 नंबर क्या है, बोल रहा है क्या, अभिकथन दिया गया है, ठीक है। अभिकथन में है ए में राजधानी को राजस्व का समय पर भेजा जाना कम हो गया, क्यों, कारण क्या थे, तो गवर्नर सूबेदार के प्रांत पर अपना नियंत्रण मजबूत हो गया। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ था ना 1707 में औरंगजेब में गया, मुगल सत्ता कमजोर हो गई, उसके बाद जो भी शासक है ना वो कमजोर शासक थे, तो इस अनुसार उन कमजोर शासकों को देखते हुए जो सूबेदार थे गवर्नर थे, जैसे कि बंगाल का नवाब, ठीक है, और अवध के नवाब, हैदराबाद के नवाब, तो ये देखा कि मुगल सत्ता कमजोर हो गई है, तो वो लोग स्वतंत्र होने लगे और खुद का शासन स्थापित करने लगे, और जो था ना राजधानी को धन भेजना कम कर दिए या फिर बंद ही कर दिए, तो इस अनुसार अभिकथन भी सही है, इसके कारण व्याख्या भी कर रही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है, यानी राइट ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं 58 नंबर बोल रहा है कि जाट थे अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप में उभरे, तो सूरजमल जाटों का सबसे शक्तिशाली शासक था, ठीक है, सूरजमल, इसी के समय जाट वंश मतलब सबसे शक्तिशाली रूप में उभरा था। अब बोल रहा है अहमद शाह अब्दाली 1748 से 61 के बीच उत्तर भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, ठीक है, कौन, तो अहमद शाह अब्दाली, इससे पहले ना दोस्त नादिर शाह आया था भारत में, नादिर शाह आया था, तो नादिर शाह ना 1739 में आया था और 1739 के बाद ये अहमद शाह अब्दाली 48 से 61 के बीच, और इन्होंने पूरी 5 बार भारत पर लूट किया था, उत्तर भारत में कितनी बार, 5 बार, तो राइट आंसर क्या होगा, डी। नादिर शाह कब आया था, तो 1739 में आया था। आगे देखते हैं 60 नंबर प्रश्न है और ये आज के लास्ट प्रश्न है, क्योंकि 7वीं क्लास में 60 प्रश्न दिए गए थे। बोल रहा है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की, तो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना बिहार में हुआ था, ठीक है, और बिहार में हुआ था। इन्होंने मुगलों और क्या है राजपूतों के खिलाफ बहुत सारी लड़ाई लड़ी है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी और कब की थी, तो किसने की, गुरु गोविंद सिंह ने, और कब की, तो 1699 में की थी, ठीक है। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अगली वीडियो में 8 क्लास के हिस्ट्री के साथ, ठीक है, धन्यवाद।